हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास वर्क इंस्टीट्यूट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेल साइकिल। ठीक है ना। सेल साइकिल क्या होता है, कितने फेजेस में होता है, उसमें क्या क्या स्टेप्स है रेगुलेशन के लिए। ठीक है, ये सारी चीज़ हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जब कोई भी सेल है, कोई भी नॉर्मल सेल जब सेल साइकिल में एंटर करती है, और सेल साइकिल का पर्पस क्या है, ठीक है। तो कोई भी नॉर्मल सेल है जब सेल साइकिल में एंटर करती है तो वो कहाँ से एंटर करती है, सेल साइकिल का क्या क्या मेजर स्टेप्स होता है, ये सारी चीज़ हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज़ अ सेल। एक्चुअल में सेल होती क्या है। ठीक है, तो सेल क्या होती है। सेल इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जितना भी लिविंग सिस्टम है, जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसका जो स्ट्रक्चर है, मतलब जो सबसे बेसिक यूनिट है, जो कि फंक्शनल है, जो कि स्ट्रक्चर सबसे बेसिक स्ट्रक्चर है, और वो क्या है, बायोलॉजिकली भी वो एक्टिव है। इसका मतलब क्या हुआ, बायोलॉजिकल यूनिट की उसमें बहुत सारा मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो है वो कंटिन्यू है। इसका मतलब वो है कि वो बायोलॉजिकल यूनिट भी है, सबसे स्मॉलेस्ट बायोलॉजिकल यूनिट है। ठीक है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ भी कहते हैं, मतलब जिससे मिल करके लाइफ बनी है। जैसे जो हाउस होता है वो ब्रिक्स से मिलके बना हुआ होता है, तो ब्रिक्स जो हुआ वो हाउस के लिए क्या हुआ, स्ट्रक्चरल यूनिट हुआ, लेकिन वो ना तो वो फंक्शनल है ना तो वो बायोलॉजिकल है, क्योंकि ये सारे नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। हाउस है, ये सारा नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो सबसे छोटा यूनिट है वो क्या होना चाहिए, वो फंक्शनल भी होना चाहिए और वो बायोलॉजिकली एक्टिव भी होना चाहिए। ठीक है, तो सेल क्या है, सेल इज़ अ basic structural, functional and biological unit of all living organism. It is often called building blocks of life because all life forms are made up of one or more cells. ठीक है, कोई सा भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, या तो वो एक सेल से या एक से ज़्यादा सेल से बना हुआ होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल जो है वो बैक्टीरिया है, और मल्टी सेलुलर का प्लांट और एनिमल है। ठीक है, अब सेल डिवीजन से पढ़ने से पहले हम लोग एक और क्वेश्चन पे आते हैं कि सेल का जो मेजर कंपोनेंट्स है वो क्या है, कौन कौन सा क्राइटेरिया फुलफिल होगा। तो हम ये कहेंगे कि एक सेल है, वेदर इट इज़ प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, सब में मेजर क्राइटेरिया कंपोनेंट्स क्या है। तो सेल के लिए ज़रूरी है कि सेल का एक अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो या सेल मेम्ब्रेन हो, जो कि सेल को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और इंटरनल इन्वायरमेंट के बीच की बाउंड्री होती है ना। तो वो बाउंड्री का होना ज़रूरी है, जो उसके एरिया को लिमिट करता है कि इतना ये मेरा सेल का एरिया है। नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट उस सेल में एक जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, वो डीएनए होता है। अगर वो यूकैरियोटिक सेल है तो फिर डीएनए कहाँ होगा बताओ, डीएनए न्यूक्लियस के अंदर होगा। लेकिन अगर प्रोकैरियोटिक सेल है तो इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोइड वो साइटोप्लाज्म में एग्जिस्ट करेगा। वो हम लोग बाद में सेल जब डिस्कस करेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल्स जब पढ़ेंगे तो फिर हम बताएंगे। और थर्ड मेजर कंपोनेंट जो है वो क्या होता है, साइटोप्लाज्म। तो किसी भी सेल को सेल का क्या क्या क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। सबसे पहले तो सेल के पास अपना एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होना चाहिए या सेल मेम्ब्रेन होना चाहिए। दूसरा, सेल का अपना जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए, और सेल का साइटोप्लाज्म होना चाहिए। तो इनिशियली मेरे पास सेल जो है ये तीन कंपोनेंट्स रखता है, सेल विद अ सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड जेनेटिक मटेरियल। तो इन सारे चीज़ को लेकर के हमको और न्यू सेल्स बनानी है, यही प्रोसेस होता है, यही गोल है। दिस इज़ द होल पर्पस ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का पर्पस क्या है कि एक सेल लिया और एट द एंड ऑफ दिस सेल ये सेल क्या हो गई, डुप्लीकेट हो गई, रेप्लिकेट हो गई, डबल इन नंबर हो गई। ठीक है, तो ये देखो, जब भी ये सेल रेप्लिकेट हो रही है तो इस सेल के पास क्या क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब क्या है, इसके पास कुछ ऑर्गेनेल्स होगा, राइबोसोम्स होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ इंक्लूडिंग इट्स डीएनए, पहले तो इसका डीएनए डुप्लीकेट होगा। ठीक है, सेकंड उसके पास स्टेप वाइज अगर चलते हैं तो सबसे पहले सेल ऑर्गेनल्स डुप्लीकेट होगा, उसके बाद जो उसका कंटेंट है डीएनए का वो डुप्लीकेट होगा, और ये सबका फिर जो है फाइनली डिवीजन हो जाएगा 2 में। तो जितना अगर इसके पास 2n इज़ द जेनेटिक मटेरियल इन द पेरेंट सेल, तो जो हम लोगों को डॉटर सेल्स मिलेगी, ये दोनों डॉटर सेल में भी जो जेनेटिक मटेरियल है वो 2n और 2n ही होगा। दोनों सेल डिप्लॉयड होगी। 2n क्या होता है, डिप्लॉयड। ठीक है, और जो डॉटर सेल हम लोगों को मिलेगी वो भी कैसी मिलेगी, डिप्लॉयड। तो इस सेल डिवीजन में हम लोगों को कैसी सेल मिल रही है, आइडेंटिकल सेल मिल रही है, सेम एज पेरेंट।
तो पेरेंट पे डिप्लॉयड है और जो हम लोगों को सेल जो डॉटर सेल मिल रही है वो भी डिप्लॉयड है। मतलब कंटेंट ऑफ डीएनए जितना पेरेंट सेल में है उतना ही कंटेंट ऑफ डीएनए दोनों डॉटर सेल में होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या क्या हुआ कि सेल के अंदर जितनी भी चीज़ें, पहले सबका नंबर डबल होगा और फिर वो इक्वली उसका इक्वेशनल डिवीजन होगा, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आया कि ये सेल का मेजर कंपोनेंट क्या है और सेल डिवीजन में होता क्या है। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज़ अ सेल साइकिल। सेल साइकिल एक्चुअल में है क्या। तो सेल साइकिल बहुत सारा सीरीज ऑफ इवेंट है जिसके थ्रू सेल गुजरती है। सेल इटसेल्फ वो बहुत सारे डिफरेंट फेजेस से गुजरती है। वो सारे फेजेस को मिला के हम लोग क्या कहते हैं, सेल साइकिल कहते हैं। और उसके गुजरने का पर्पस क्या है कि फाइनली वो डिवाइड होती है 2 न्यू सेल में। सेल साइकिल इज अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट अ सेल गो थ्रू टू ग्रो एंड डिवाइड इनटू 2 न्यू डॉटर सेल्स, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है, सेल का ग्रोथ होता है, डीएनए रेप्लिकेट होता है और फाइनली सेल डिवाइड हो जाती है, ठीक है। हेल्पिंग ऑर्गेनिज्म, इसका पर्पस क्या होता है, ये हेल्प करता है ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने में। जो भी टिश्यू डैमेज हो चुका है, जो सेल डैमेज हो चुकी है उसको रिपेयर करने में और रिप्रोडक्शन में, ठीक है। ये 3 इसका मेजर एस्पेक्ट है जिसमें सेल साइकिल या सेल डिवीजन हेल्प करता है ग्रोथ में, रिपेयर में और रिप्रोडक्शन में, ठीक है। इसको अब हम लोग साइकिल क्यों कहते हैं, क्योंकि एक सेल एक बार डिवाइड करके रुक नहीं जाती है, वो साइकिल कंटिन्यूसली रिपीट होता है अगेन एंड अगेन। जितना भी हम लोगों को सेल का नंबर इंक्रीज करना है वो सेल साइकिल कंटिन्यूसली रिपीट होती जाती है, इसीलिए हम लोग इसको सेल साइकिल कहते हैं। इट्स अ साइक्लिक प्रोसेस। उसके बाद सेल साइकिल को 2 मेजर फेज में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। 2 मेजर फेज में इसको बांटा गया है। फर्स्ट फेज इज द इंटरफेज। किसी भी सेल साइकिल का जो पहला फेज होता है वो क्या है, इंटरफेज, जिसमें क्या होता है, सेल ग्रो होती है और प्रिपेयर होती है फॉर द एक्चुअल सेल डिवीजन। और जो एक्चुअल सेल डिवीजन है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एम फेज, जो कि माइटोटिक फेज होता है। तो ये बहुत ड्रामेटिक फेज है, इसमें बहुत सारा चेंजेस होता है, तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी उससे पहले हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, इंटरफेज डिस्कस करेंगे कि इंटरफेज क्या होता है। उससे पहले और सेल साइकिल के बारे में जान लीजिए। सेल साइकिल इज द सीरीज ऑफ इवेंट दैट अ सेल अंडरगो टू ग्रो एंड डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल। और क्या होता है, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट बाय विच अ सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, सिंथेसाइज अदर कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सेल एंड इवेंचुअली डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल्स इज टर्म्ड एज सेल साइकिल। और ये जो सेल साइकिल होती है ये वेल रेगुलेटेड होती है, ठीक है ना। ये अंडर जेनेटिक कंट्रोल होती है। ये नहीं कि कोई सेल अगर डिवाइड होती चली जा रही है तो उसका कोई स्टार्टिंग या स्टॉपिंग पॉइंट नहीं है, उसका फुल रेगुलेशन होता है। क्योंकि अगर उसका कंट्रोल नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए सेल साइकिल जो होती है बहुत ज़्यादा रेगुलेटेड होती है। तो सेल साइकिल को समझने के लिए सबसे पहले एक पाई डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है, जो एनसीईआरटी से लिया हुआ है। तो इसमें आप ये देखिए, ये जो पूरी रेड ये वाला फेज है G1, S एंड G2, इन तीनों फेज को मिला करके हम लोग क्या कहते हैं, इंटरफेज। सबसे पहले क्या है कि सेल साइकिल कितने फेज में डिवाइडेड है, सेल साइकिल 2 फेज में डिवाइडेड है। पहला इंटरफेज और दूसरा माइटोटिक फेज, एम फेज। तो अभी हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, इंटरफेज। तो इंटरफेज जो है वो G1, S और G2 3 फेज में उसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। और इसके बाद इसका ये माइटोटिक फेज है। तो सबसे पहले इंटरफेस क्या होता है, इंटरफेस किसी भी सेल का सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट फेस होता है। कोई भी सेल जो अपना ज़्यादातर टाइम स्पेंड करती है वो कहाँ स्पेंड करती है, इंटरफेस में करती है। और ये क्या होता है, हाईली एक्टिव फेज होता है, क्योंकि इसमें सेल जो है एक्चुअल सेल डिवीजन से पहले जितनी भी प्रिपरेशन चाहिए, उसको अपना साइटोप्लाज्म बढ़ाना है, उसको सेल ऑर्गेनेल्स बढ़ाना है, उसको डीएनए का रेप्लिकेशन करना है, वो सारा का सारा प्रोसेस इसी फेज में होता है, जिसके लिए सेल पूरी तरह से रेडी होती है टू इंक्रीज इट्स नंबर, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसीलिए ये हाईली एक्टिव फेज होता है। इसमें सेल का ग्रोथ होता है, सेल प्रिपेयर होती है फॉर डिवीजन और अपने डीएनए को डुप्लीकेट करती है। तो सेल सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सेल साइकिल, जब भी कोई नॉर्मल सेल डिसाइड करती है कि इस सेल को हमको क्या करना है, डिवाइड करना है, सेल साइकिल में एंटर करना है। तो किसी भी साइकिल में एंटर करने का जो एंट्री पॉइंट है, तो इस कोई एक एंट्री पॉइंट होना चाहिए जहाँ से सेल इस साइकिल के अंदर एंटर करे। तो एंट्री पॉइंट जो होता है वो G1 फेज होता है, ठीक है। G1 से सेल जो है वो एंटर करती है सेल साइकिल में। अब G1 फेज में क्या क्या होता है, G1 फेज में देखिए क्या क्या होता है।
यहाँ पे ये हमारी सेल है, ठीक है, यहाँ पे 2n सेल है, मतलब सेल विद अ 2n, इट्स अ डिप्लॉयड सेल, 2n क्रोमोसोम है इसके पास। ये सेल डिसाइड करती है कि हमको कहाँ इंटर करना है, G1 फेज में इंटर करना है, ठीक है। इस G1 फेज में इंटर करने के बाद सेल क्या होगी, सेल हमारी फाइनली सेल साइकिल के अंदर एंटर कर गई है और फिर ये सेल एक सेल से दो सेल बनाएगी। क्योंकि सेल को एक सेल से दो सेल बनाना है तो सेल क्या करेगी, मेक्स मोर ऑर्गेनल्स। सेल का ऑर्गेनल जो पहले से ऑर्गेनल है, सेल के अंदर क्या क्या होगा, सेल के अंदर पहले से राइबोसोम्स होगा, ठीक है ना। उसके बाद इसके पास क्या होगा, इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया होगा। तो ये सेल इस सारे नंबर को डबल कर लेगी। क्या क्या डबल करेगी, मेक्स मोर ऑर्गेनल्स, सिंथेसाइज प्रोटीन एंड एंजाइम्स। अभी इस फेज में क्या होता है, डीएनए एज इट इज़ रहता है, डीएनए का डुप्लीकेशन नहीं होता है, मतलब डीएनए रेप्लिकेशन इस फेज में नहीं होता है, ये आगे वाले इस फेज में होने वाला है। तो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जितनी भी प्रिपरेशन है, जितनी भी तरह का प्रोटीन्स एंड एंजाइम नेसेसरी है, वो सारा का सारा एंजाइम इसी फेज में प्रिपेयर होता है, रेडी हो जाता है। और फिर क्या होता है, इसमें डीएनए का रिपेयर भी होता है। अगर डीएनए, इस डीएनए को चूँकि हमको रेप्लिकेट करना है, तो अगर मेरे पास एक्चुअल डीएनए में कुछ भी म्यूटेशन है, किसी भी तरह का कोई डैमेज है, तो वो रिपेयर मेरा किस में हो जाता है, G1 फेज में ही हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि G1 फेज में सेल का कंडीशन कैसा होता है, सेल किस फॉर्म में G1 फेज में एंटर करती है। पहले तो हम ये समझ गए कि सेल साइकिल का एंट्री पॉइंट किसी भी नॉर्मल सेल के लिए क्या है, G1 फेज है, ठीक है। तो ये देखो, जैसे ही सेल एंटर करती है तो ये सबसे पहले G1 फेज क्या है, G1 फेज इज द इंटरवल बिटवीन द माइटोसिस एंड डीएनए रेप्लिकेशन। G1 से जस्ट पहले माइटोटिक फेज है और G1 के जस्ट बाद क्या है, एस फेज है, जो कि सिंथेटिक फेज है, जहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन होना है। तो ये माइटोटिक फेज और रेप्लिकेशन फेज के बीच का पीरियड है ना, बीच का टाइम है, इसको हम लोग इंटरवल कहेंगे, इंटरवल बिटवीन द माइटोसिस एंड डीएनए रेप्लिकेशन। इस स्टेज में क्या होता है, सेल मेटाबॉलिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है, ठीक है। और क्या होता है, लेकिन इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है। अब देखो, कोई सी भी सेल है, जब वो G1 फेज में एंटर करती है तो उसका कैसा कंडीशन होता है, वो हम लोगों को देखना है। दिस इज़ द सेल, दिस इज़ अ नॉर्मल सेल, जिसके पास क्या है, कुछ अमाउंट ऑफ इसके पास कुछ ऑर्गेनल्स है, ये इसका माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, और इसके पास जो है वो क्रोमोसोम, इसका डीएनए है। तो डीएनए जो होता है वो इसके पास कितना डीएनए होता है, अगर ये हम ह्यूमन सेल अज्यूम कर रहे हैं तो ह्यूमन सेल के पास टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितना होता है, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें 46 क्रोमोसोम्स होता है, जिसमें कि 23 पैटर्नल होता है और 23 मैटरनल होता है ना। किसी भी सोमैटिक डिप्लॉयड सेल में, ह्यूमन सेल में कितना होता है, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, जिसमें 23 मैटरनल और 23 पैटर्नल होता है। अच्छा, अब क्रोमोसोम जो है वो G1 स्टेज में जब सेल एंटर की तो किस फॉर्म में है, मतलब डीएनए किस फॉर्म में है। देखो, डीएनए का दो फॉर्म हो सकता है। पहले तो एक लूज सा डीएनए हो, बहुत लूज, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमेटिन फाइबर्स कहते हैं या क्रोमेटिन्स कहते हैं, या तो ये कंडेंस फॉर्म में डीएनए हो, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। तो ये बात हम लोगों को ध्यान में रखना है कि जैसे ही सेल G1 में एंटर किया, उसके अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, और न्यूक्लियस के अंदर उसका डीएनए होगा। तो डीएनए जो है वो कंडेंस फॉर्म में नहीं होगा, डीएनए किस फॉर्म में होगा, क्रोमेटिन के फॉर्म में होगा, ठीक है, लूज क्रोमेटिन के फॉर्म में होगा। और इसका नंबर कितना होगा, ये ऐसा जो लूज थ्रेड नूडल्स लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोग क्रोमेटिन कहते हैं, जो कि अभी कंडेंस नहीं हुआ है। ये कंडेंसेशन का प्रोसेस हमारा M फेज में स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो अभी जितना भी हम लोग इंटरफेस पढ़ेंगे उसमें इस फेज में हमको जो डीएनए है वो क्रोमोसोम के फॉर्म में नहीं नज़र आएगा, किस फॉर्म में नज़र आएगा, थ्रेड की तरह नज़र आएगा। ये थ्रेड की तरह या नूडल्स की तरह लूज स्ट्रक्चर डीएनए का नज़र आएगा, जिसको हम लोग क्रोमेटिन कहते हैं। तो दिस इज़ द क्रोमेटिन। तो मेरा जो G1 फेज है उसमें जब सेल एंटर किया तो सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, डीएनए किस फॉर्म में है, इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन, क्रोमेटिन के फॉर्म में है, ठीक है। और उस क्रोमेटिन पे क्या होगा, क्रोमेटिन पे एक क्रोमोसोम भी होगा, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है या नंबर ऑफ ये क्रोमेटिन फाइबर्स है वो हम लोग किससे काउंट करते हैं, नंबर ऑफ सेंट्रोमियर से काउंट करते हैं। किससे काउंट करते हैं, दिस इज द सेंट्रोमियर एंड दिस इज द सेंट्रोमियर, ठीक है। तो ये क्रोमोसोम अगर कंडेंस होता है तो ये ऐसे स्ट्रक्चर में आ जाता है, लेकिन इसमें देखो इसके पास भी एक
सेंट्रोमेयर है, तो इसमें हम लोग कहेंगे कि ये जब कंडेंस होगा तो एक क्रोमोसोम देगा, और ये कंडेंस होने के बाद इसके पास एक सेंट्रोमेयर है, तो इसके मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें कितना है, एक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक आपको याद रखना है कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है उसको हम लोग काउंट करते हैं नंबर ऑफ द सेंट्रोमेयर। व्हाट इज द सेंट्रोमेयर? इट इज़ द प्राइमरी कंस्ट्रक्ट इन द क्रोमोसोम, जो यहाँ पे हम लोगों को बीच में नज़र आता है। तो सबसे पहले जीवन फेज में क्या क्या होगा, आप लोगों को ये दो बेसिक चीज़ समझ में आ गई कि सेल के अंदर जो डीएनए है, ये हमारा हो गया सेल, ठीक है, ये न्यूक्लियस है और ये मेरा सेल है। तो सेल के अंदर जो डीएनए है वो किस फॉर्म में है, वो सारा का सारा क्रोमेटिन के फॉर्म में है। इसका नंबर कितना है, 46 है। अब देखो जीवन फेज में क्या क्या हो रहा है, जीवन फेज में डीएनए का तो रेप्लिकेशन नहीं हो रहा है, जीवन फेज में हमारा जो ऑर्गेनेल्स है, ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेट हो रहा है, ठीक है। देखो अगर यहाँ पे इतना क्रोमोसोम है तो क्रोमोसोम का नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि हमको ये सारे को 2 सेल में फिर डिस्ट्रीब्यूट करना है। वैसे ही अगर माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर एक है तो यहाँ पे भी माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, इसमें बहुत सारा इम्पॉर्टेंट प्रोटीन्स और एंजाइम का सिंथेसिस होगा, जो कि इसके आगे एस फेज आने वाला है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। जो एस फेज आने वाला है उसके लिए जितनी भी प्रोटीन जो भी नेसेसरी प्रोटीन है वो हमारा किस फेज में बनेगा, जीवन फेज में बनेगा, ठीक है। तो आई होप ये जीवन फेज आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। अब नेक्स्ट हम लोग इसके साथ एस फेज में एंटर करते हैं, ओके।